अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सारे के सारे लेक्चर्स पिछले सुन रहे होंगे। नहीं सुन रहे तो जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के सारे लेक्चर्स को सुनें। सारे के सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन फार्माकोलॉजी एज वेल एज़ हम लोग इंशाल्लाह जल्द ही माइक्रोबायोलॉजी के भी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करना शुरू कर देंगे। ये लेक्चर्स जो हैं आपको फार्माकोलॉजी के ऊपर इंशाल्लाह मास्टरी करवा देंगे। इतनी अच्छी से आपकी तैयारी करवा देंगे कि इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ में बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना आपकी फार्माकोलॉजी जो है वो पास हो जाएगी। इंतहाई इजी है फार्माकोलॉजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ इसके नाम से ही काफ़ी टाइम से सुने जा रहे हैं जी फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल है वगैरह वगैरह। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फार्माकोलॉजी सिर्फ टाइम मांगती है कि आप इसको बार बार पढ़ो। इसके अलावा फार्माकोलॉजी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस लेक्चर को गौर से सुने और जो है अब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को फॉलो करते रहें ताकि जो है आपको नई से नई वीडियोस के बारे में पता लगे और सारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, तभी आप लोगों को कोई ना कोई पॉइंट होगा वो ग्रैब होगा। हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया था। अब जो हमने सिस्टम स्टार्ट किया दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो तरह के ड्रग्स पढ़ेंगे हम लोग, सिंपैथोमिमेटिक्स एंड सिंपैथोलिटिक्स। सेम क्लासिफिकेशंस होंगी लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ये बात हम सबको बचपन से ही पता है तकरीबन कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के टाइम पर ना एक्टिवेट होता है। यानी जब हम डर या खौफ में हों या झगड़ा करने लगे हों या किसी सिवियर कंडीशन के अंदर ही हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिलैक्स कंडीशन में एक्टिवेट होता है। साइनस रिदम क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्विज जो आप लोगों के कॉलेजेस में होते हैं वो भी उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएचएस के एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हैं आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दो चैप्टर हैं उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये स्लाइड बड़े गौर से देखनी है आप लोगों ने। इसके अलावा ये जो स्लाइड्स हैं ये आप लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे हमारे पास सीवीएस के, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। साइनस रिदम क्या है, रिदम का मतलब क्या होता है कि बीट्स हार्ट की, यानी वो हार्ट की बीट्स जो कि साइनस नोड यानी कि ऐसे नोड जनरेट करता है उसे हम कहते हैं साइनस रिदम। ऐसे नोड मेजर नोड ऑफ द हार्ट है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और हार्ट की जो बीट्स हैं वो जो है वो जनरेट करता है मेजरली। नॉर्मल साइनस रिदम हमारे पास जो आता है ना वो हमारे पास 60 to 100 पर मिनट है, यानी 60 से 100 पर मिनट अगर आ रही हैं बीट्स तो वो नॉर्मल होंगी। इससे ऊपर जाएंगी तो वो टैकीकार्डिया होंगी और 60 से नीचे आएंगी तो वो ब्रैडीकार्डिया होंगी। ये हम आगे देखते हैं। साइनस ब्रैडीकार्डिया यानी जब ऐसे नोड से जो फायरिंग है वो कम आ रही है, यानी इम्पल्सेस टू द हार्ट अगर कम जनरेट हो रही हैं, हार्ट बीट कम हो रही है, तो हम उसे कहेंगे साइनस ब्रैडीकार्डिया। साइनस नॉर्मल साइनस है 60 to 100, तो 60 से लेस होगा तो साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हुआ है। पॉइंटर ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा जैसे समझ आए। हाँ जी, तो ये देखें लेस देन 60 पर मिनट हो, लेस देन 60 पर मिनट है तो ये साइनस ब्रैडीकार्डिया है। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है लेस, स्लो। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि इसने हार्ट की बीट्स को इंक्रीज कराना है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, साइनस नोड से फायरिंग इंक्रीज अमाउंट में आएंगी। ये देखें ये साइनस नोड शो हुआ है और ये देखें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फायरिंग हो रही है फ्रॉम द साइनस नोड। इसके अलावा फिर हमारे पास साइनस रिदम कितना हो जाएगा, मोर देन 100, क्योंकि नॉर्मल साइनस कितना था हमारे पास 60 to 100, तो 60 से लेस हुआ ब्रैडीकार्डिया एंड 60 से अबव हुआ टैकीकार्डिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ प्री लोड एंड व्हाट इज़ आफ्टर लोड, ये क्या चीज़ें होती हैं ब्ला ब्ला, ये आप लोगों को ना हाइपरटेंशन का जो चैप्टर है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्री लोड का मतलब होता है कि वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स के अंदर जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है डायस्टले के आखिर पे। यानी डायस्टले कब आता है, डायस्टले का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्सेशन की तरफ जाए और सिस्टले का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाए। तो प्री लोड उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल को कहते हैं जब डायस्टले ख़त्म हो रहा हो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टार्ट होने वाली हो। और आफ्टर लोड किसे कहते हैं, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड ये देखें ना, ये प्री लोड बॉडी के अंदर ब्लड आ रहा है और आफ्टर लोड देखो ये ना बॉडी से बाहर की तरफ ब्लड जा रहा है। तो आफ्टर लोड किसे कहते हैं, इसको ये देखें ना, कम जो
तंग कर रही है, आगे से रेजिस्टेंस बना रही है फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आफ्टर लोड किसे कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस या वो रुकावट जो ब्लड फील करता है या जब वो उसने मूव करना होता है फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द सर्कुलेशन, उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। अब ये दोनों सिचुएशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलेटेड टू द कार्डियक वर्क लोड या कार्डियक आउटपुट हैं। जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो कार्डियक वर्क लोड भी इंक्रीज होगा। इसकी रीज़न आफ्टर लोड एक्चुअली में रुकावट है, तो रुकावट जब कोई होगी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, जब काम ज़्यादा होगा तो वर्क लोड भी इसी तरह साथ ही में इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह प्री लोड का मतलब, प्री लोड के बारे में वो कहते हैं कि प्री लोड इंक्रीज होता है इन केस ऑफ हाइपरवोलीमिया, यानी जब बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो, रिगर्जिटेशन ऑफ कार्डियक वाल्व, यानी किसी कार्डियक वाल्व में कोई ख़राबी है, कोई सुराख है, तो उसकी वजह से जो ब्लड होगा वो वापस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, या हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो इन कंडीशन में क्या होगा कि प्री लोड बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट एंड ऑफ डायस्टोलेज होगा, वो बढ़ जाएगा इन 3 कंडीशंस में। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि वो प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट करता है विद द वेसल्स, विद द ब्लड वेसल्स वॉल्स, यानी ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं ना, उनके साथ जो खून ने फोर्स लगानी है ना, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। मेडुला होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास है करोटिड साइनस, ठीक है, और ये हमारे पास है आयोटिक आर्क। ये दोनों कंट्रोल में हैं जी मेडुला के, और कैरोटिड साइनस कनेक्टेड है विद द मेडुला विद द हेल्प ऑफ 9th नर्व, एंड आयोटिक आर्क है कनेक्टेड विद द मेडुला बाय 10th नर्व यानी वेगस नर्व। तो मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने कंट्रोल करना है ब्लड प्रेशर वगैरह को। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो जाता है कम, तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये असल में बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है। बैरो मीन प्रेशर एंड रिसेप्टर्स मीन जो प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर कम हुआ, बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया जी ब्लड प्रेशर तो हो गया कम, अब क्या करें, फ़ौरन से सिग्नल जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सॉरी। तो उन्होंने क्या करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इम्पल्सेस डिस्चार्ज करनी है टूवर्ड्स द हार्ट, और इस तरह हार्ट के रेट को इंक्रीज़ करा देना है। यानी ब्लड प्रेशर लो होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देगा। ये देखो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, हार्ट रेट सिंपैथेटिक होगा तो इंक्रीज़ होगा। आर्ट्रियोल्स, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये भी मैं बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो इन्हीं करोटिड साइनस और आयोटिक आर्क ये सेंस कर लेंगी जी ब्लड प्रेशर अब हाई हो गया, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, मतलब एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। करोटिड साइनस और आयोटिक आर्क से अब हो क्या रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल जब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उस वक्त एक्टिव इन करोटिड साइनस और आयोटिक आर्क ने जी सेंस कर लिया जी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। ब्लड प्रेशर लो है तो ये दोनों मेडुला की तरफ जाएंगी, मेडुला ने जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा देना है, उसने जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जाके हार्ट को उठा देना है, यानी हार्ट रेट को बढ़ा देना है। अब अगर क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये करोटिड साइनस और आयोटिक आर्क फिर से सेंस करेंगे कि हाँ जी ब्लड प्रेशर तो अब हाई हो गया। 9th और 10th नर्व के थ्रू मेडुला की तरफ सिग्नल जाएगा जी ब्लड प्रेशर हाई है। अब ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या होगा, मेडुला जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा कि जी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि वो हार्ट रेट को स्लो करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज़ करता है, सारा कुछ मतलब कम हो जाएगा। तो हार्ट रेट कम हो जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी जब हाई ब्लड प्रेशर होगा अंडर द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एंड रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, जो कि मैंने अभी बताया है कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो क्या होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा बाय एक्टिवेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, और अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया होगा अंडर द एक्शन ऑफ
बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स करोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क के थ्रू जाएंगी इम्पल्सेस टू द मेडुला, और मेडुला आगे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है बीटिंग हिटिंग स्ट्रोक का मतलब। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किस वॉल्यूम को कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली में वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो हार्ट एक झटके में या एक हिट में जो है ना वो भेजता है टूवर्ड्स द सर्कुलेशन। वो तो कम से कम 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट आप लोगों सबको पता है 5 लीटर्स होता है। ये सिर्फ एक जनरल सी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, तो वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं कि वो ब्लड का वॉल्यूम जो हार्ट इजेक्ट करता है इन 1 मिनट, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास है कार्डियक आउटपुट अबाउट 5 लीटर्स होता है। ब्लड प्रेशर हमारे पास 2 होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हो, बीट कर रहा हो। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट जो है वो रेस्ट पे हो। तो ये 2 टाइप्स हमारे पास ब्लड प्रेशर होती हैं, और नॉर्मल 120/80 होती हैं, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ अबाउट 180। सो ये वही चीज़ें हैं दोबारा से जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है जी, जो खून जो है ब्लड वेसल की दीवारों के साथ फोर्स लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं कि वो फोर्स जो ब्लड लगाता है विद द वेसल जब हार्ट के साथ हार्ट जो होगा वो बीट कर रहा होगा। और डायस्टोलिक क्या कहते हैं कि वो ब्लड प्रेशर यानी वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट जो होगा वो बीट ना कर रहा हो, यानी हार्ट जो होगा वो रेस्टिंग कंडीशन में होगा। ये हमारे पास कंडीशन है जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल टेंशन मीन नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट इज़ 120/80। हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, नॉर्मल से कम होना है हाइपोटेंशन में। और हमारे पास लेस देन 90/60 होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर उसका लो हो गया पेशेंट का। एंड हाइपरटेंशन का मतलब क्या है जी? हाई इन या हाई लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, और ये भी जब तक ग्रेटर देन 140/90 नहीं होगा आप उसे हाइपरटेंशन लेबल नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि हाइपोटेंशन लेस देन 90/60 एंड हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो राइज या फॉल करता है, तो उसको हम कहते हैं, यानी बैठा हुआ खड़ा हुआ तो उसको चक्कर आने लग पड़े हैं, या बैठा हुआ लेटा हुआ था और खड़ा हुआ तो उसको जो है वो चक्कर आने लग पड़े हैं। यानी जब भी वो पोजीशन चेंज करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर में थोड़ी कमी महसूस होगी, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोजिशनल हाइपोटेंशन भी कह सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाई है। प्री गैंग्लियोनिक जितनी भी फाइबर्स हैं, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक हैं, सब की सब क्या रिलीज़ करेंगी? एसिटाइल कोलिन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स चाहे वो स्केलेटल मसल को जा रही हैं, सब की सब रिलीज़ करेंगी एसिटाइल कोलिन। आगे जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ एसिटाइल कोलिन, तो वहाँ पे तो एसिटाइल कोलिन ही नहीं रिलीज़ होना है। बाकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो वहाँ पर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ नॉर एपिनेफ्रीन, तो उधर नॉर एपिनेफ्रीन ही मेजर जगहों पे रिलीज़ होगा, एक्सेप्ट इन 3 कंडीशन जो कि मैंने आप लोगों को पहले तमाम लेक्चर्स में बताई हैं। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, दैट आर स्वेट ग्लैंड्स जो कि यहाँ पर भी शो हो रहे हैं सिंपैथेटिक, लेकिन एसिटाइल कोलिन और मस्करीनिक रिसेप्टर के कंट्रोल में है। इसके अलावा रीनल ब्लड वेसल्स में हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, वो डोपामिन रिलीज होगा, वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होता। एंड स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, वहाँ पर भी हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बल्कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये चीज़ वार्म शावर एंड हॉट वाटर के हम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो कम्बिनेशन है ना वो वार्म वाटर की तरह है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो है ना वो अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं करते। अब हॉट इधर देखें और यहाँ पे देखें, दोनों सिंपैथेटिक भी और हॉट दोनों हमने रेड में लिखे हैं, और पैरासिम्पैथेटिक एंड कूल जो है वो हमने ब्लू में लिखे हैं।
तो अब क्या हुआ कि भाई सिंपैथेटिक ने क्या किया जी, हार्ट लेवल को यानी हीट प्रोवाइड की, यानी पंप किया बंदे को, और पैरासिम्पैथेटिक ने कहा जी कुछ नहीं होता जी, रिलैक्स हो जा, इस तरह वगैरह। अब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर ऑल टाइम रहें तो भी काम नहीं चलना, अब बहुत ज़्यादा हम काम रहें तो भी काम नहीं चलना। तो क्या होगा कि हम बेदरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं, उसको हम कहते हैं वार्म वाटर। एंड वार्म वाटर के थ्रू हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है बाय बैलेंसिंग पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, एड्रीनो रिसेप्टर्स यानी जो नॉर एपिनेफ्रिन को रेस्पॉन्ड करते हैं, या एपिनेफ्रिन को। अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पास 2 होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। एंड बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास 3 हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जितने हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स हैं सब के सब GS कपल्ड हैं, सब के सब, यानी GS मीन्स के साइक्लिक AMP के लेवल को ये लोग इंक्रीज करते हैं। और अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास GQ कपल्ड हैं, और जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास GI कपल्ड हैं। अब इनकी आगे क्लासिफिकेशंस हैं कि ये अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B, अल्फ़ा 1D एंड इसके 2A। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ इतना पता होना चाहिए कि अल्फ़ा के 2 हैं एंड बीटा के 3 रिसेप्टर्स हैं। ये अल्फ़ा के बारे में बताया हुआ है, अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B एंड अल्फ़ा 1D, यानी अल्फ़ा की ये 3, अल्फ़ा 1 की ये 3 सब टाइप्स हैं। डोपामीन के हमारे पास टोटल 5 रिसेप्टर्स होते हैं, D1 to D5। तो अब हमारे पास जो D1 और D5 होते हैं ना, इनका मैकेनिज्म सेम होता है, तो हम इन्हें कहते हैं जी ये D1 लाइक है। 2, 3 और 4 इनका मैकेनिज्म सेम होता है, तो इन सब को हम कहते हैं D2 लाइक। तो टोटल जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहते हैं ना हमारे पास रिसेप्टर, दैट आर D1 एंड D2। इनके अलावा और कोई रिसेप्टर्स नहीं होते जिनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हों, सिर्फ D1 एंड D2 को ही देखा जाएगा आगे भी। ये हमारे पास सिंपैथेटिक एडिनर्जिक फाइबर्स हैं, मैंने ये बता दी हैं आप लोगों को कि सारी की सारी सिंपैथेटिक यानी एडिनर्जिक यानी जहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, तमाम सिंपैथेटिक फाइबर्स में हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, एक्सेप्ट इन दीज 3 एरियाज, स्वेट ग्लैंड्स, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स। यहाँ पर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, 1 और 2 में एसिटाइल कोलिन है एंड 3 में हमारे पास डोपामीन है। ये देखें सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स कौन सी हैं, ये भी मैंने बता दी हैं। आल प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो एसिटाइल कोलिन यानी कोलिनर्जिक। आल पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स 2 जगहों पे जो जा रही हैं, ये पिछली में भी हमने देखा है कि स्वेट ग्लैंड में एंड स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, ये भी कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, यानी ये भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगी। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में ये बात बार बार पूछेंगे आप लोगों से। सिंपैथेटिक डोपामिनर्जिक फाइबर्स मैंने अभी बताई हैं आप लोगों को कि एक ही जगह पे डोपामिन रिलीज होता है, दैट आर स्मूथ मसल्स ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन था थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथोमिमेटिक्स का। ये मैंने इस वजह से आप लोगों को डिटेल में बताया है, मतलब कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कौन कौन सी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम कैसे करेगा, क्या काम करेगा। तो ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया टू द सिंपैथोमिमेटिक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, बाकी इनकी क्लिनिकल यूजेस वगैरह वगैरह। थैंक यू। कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को मैं समझा दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलिएगा कि जो है ये वीडियोस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं फॉर ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग डिस्टिंक्शन इन फार्माकोलॉजी एज आई हैव गेट दिस टू, एज आई एम आल्सो अ डिस्टिंक्शन होल्डर इन फार्माकोलॉजी दिस ईयर। थैंक यू वेरी मच।